वेलकम टू माय चैनल स्विल क्लब में आप सभी का स्वागत है। लास्ट टाइम हम लोगों ने पहले वीडियो कंप्लीट की थी जो कि आपके सॉलिड वेस्ट सैनिटरी वेस्ट मैनेजमेंट के ऑफिसर पोस्ट से रिलेटेड थी, जिसमें हमने पहले टॉपिक में हमने डिस्कस किया था सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। आज मैंने आप लोग को एक प्रोवाइड की है वीडियो पेपर फर्स्ट के लिए। तो बहुत सारे बच्चे ये कन्फ्यूजन है कि सर उसमें क्या जनरल स्टडीज आएगी जैसे ज्योग्राफी वो। तो बेटा उसमें साफ साफ लिखा है कि समान अध्ययन के पत्र पर समसामयिकी घटनाएं दैनिक घटनाएं। तो आप ये मान के चलिए कि 10 से 20% ही है या 30% मान लीजिए कि जो आपका थोड़ा हिस्ट्री का ज्योग्राफिकल पार्ट कवर करेगा, मगर ओवरऑल जो पार्ट कवर कर रहा है वो आपका करंट है, क्योंकि करंट में आपका ज्योग्राफी पार्ट भी इंक्लूड हो जाता है और साइंस पार्ट भी इंक्लूड होता है। साथ ही साथ थोड़ा बहुत हिस्ट्री वगैरह आपको पढ़ना हो तो पढ़ते रहिएगा साथ में जनरल स्टडी की, क्योंकि वो भी पार्ट है। मगर मोस्टली उसमें सिलेबस में साफ साफ लिखा है कि आपको समसामयिक की घटनाएं दैनिक दिनचर्या वाली चीज़ें ज़्यादा कैरी करनी है। उसके लिए मैंने आपको 3 बेस्ट बुक बताई हैं। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी वो जाके लिंक आपको मिल जाएगी, या आपको टेलीग्राम चैनल में वो वीडियो लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से डायरेक्ट देख सकते हैं या मेरे चैनल से डायरेक्ट देख सकते हैं। तो चलिए आज का जो टॉपिक है हमारा, देखिए पहला हमारा टॉपिक था सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, हमने उसको पढ़ा क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट था। उसके बाद हम लोगों ने उस पर चर्चा कर ली थी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन की। आज का जो टॉपिक है बेटा आज का है इंडस्ट्रियल वेस्ट, और आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट के साथ साथ आपका हो जाएगा ई वेस्ट। आज के टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो समय न गवाते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन में दिख भी रहा होगा, सबसे पहला इंडस्ट्रियल वेस्ट। तो इंडस्ट्रियल वेस्ट क्या होता है? वी हैव द मिलियन ईयर द फैक्ट्रीज द मिल्स इंडस्ट्रीज माइनिंग प्लांट्स। अब देखिए परेशान है जो लोग हिंदी मीडियम से है ना, वो लोग बिल्कुल परेशान है क्योंकि दोनों माध्यम से ही है। तो वी हैव टू मिलियंस, थोड़ा मैंने थोड़ा पास्ट कर लिया। वी हैव द मिलियन द फैक्ट्रीज मिल्स इंडस्ट्रीज माइनिंग प्लांट्स एंड अराउंड द वर्ल्ड। दीज इंडस्ट्रीज यूज रॉ मटेरियल्स टू प्रोड्यूस अ फिनिश्ड गुड्स फॉर द कंज्यूमर्स। मीन दुनिया भर में लाखों ऐसे कारखाने हैं जिसमें मिले हैं, कारखाने उद्योग या खनन संयंत्र है जहाँ पे उद्योग उपभोक्ताओं के लिए तैयार किए गए माल को उत्पादन करने के लिए कच्चे माल की आवश्यकता होती है। ठीक है, सबसे पहले ये बात। अब बात करते हैं उसके, जैसे कि किस प्रकार के, जैसे इंडस्ट्रियल वेस्ट आ जाते हैं, जैसे कि आपके मेटल्स के वेस्ट। अभी वो डिफिनीशन नहीं, डिफिनीशन नीचे है मैं आपको बताऊंगा। मेटल के वेस्ट आ जाते हैं, पेंट्स आ जाते हैं, सैंड पेपर आ जाते हैं, स्लैग आ जाती है, ऐस आ जाती है, रेडियो एक्टिव वेस्ट आ जाते हैं। औद्योगिक कचरे उदाहरण के रूप में धातु, पेंट, सैंड पेपर, स्लैग, राख, रेडियोडर्मी, अपशिष्ट, ईटीसी। ठीक है, चलिए अब चलते हैं उसके बाद टाइप की बात कर। इंडस्ट्रियल वेस्ट मतलब अगर कंबाइन करके मैं एक फॉर्म बताऊं कि सर विच वेस्ट इज कवर्ड बाय दीज मिल्स फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज माइनिंग प्लांट्स अराउंड द वर्ल्ड। जितने भी आपका रॉ मटेरियल फाउंड हो रहा है, वो जब रॉ मटेरियल बन रहा है तो उसमें जो वेस्ट निकला जा रहा है, रॉ मटेरियल को जो फॉर्म करे उसके बाद जो वेस्ट निकला जा रहा है, या जब प्रोडक्ट बन जाता है वो जब मिसयूज हो जाता है तब उसका जो वेस्ट फॉर्म होता है वो आपका किस में आ जाता है? आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट में। अगर बात करते हैं हम लोग इसके टाइप की, तो इंडस्ट्रियल वेस्ट 2 टाइप्स के होते हैं, आप देख पा रहे होंगे। पहला बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और दूसरा नॉन बायोडिग्रेडेबल, जैविक अजैविक। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट अगर शॉर्ट में बताएं, जो वेस्ट जो बायो मतलब जो बैक्टीरिया किसी माध्यम के थ्रू क्या हो जाते हैं डिकम्पोज, और जो आपके बैक्टीरिया या किसी भी इंसेक्ट के द्वारा डिकम्पोज नहीं होते वो आपके क्या कहलाते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की। बहुत ही सिंपल है, साथ में पढ़ते जाएंगे। हिंदी भी है, आप लोग परेशान ना होइएगा बेटा। देखिए हिंदी इंग्लिश कोई मैटर नहीं करता, काफ़ी चीज़ें होती हैं जो हिंदी में समझ में आ जाती हैं इंग्लिश में नहीं आती, मगर कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो इंग्लिश में समझ में आ जाती मगर हिंदी में नहीं आती। चलिए, सो पहला है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या कहता है? दोज इंडस्ट्रियल वेस्ट विच कैन बी डिकम्पोज्ड into non-poisonous matter by the action of certain microorganisms are the biodegradable waste। क्या कहलाएंगे? बायोडिग्रेडेबल मतलब सर ऐसे वेस्ट जो कि नॉन पॉइजनस मैटर से फॉर्म हो रहे हैं। कैसे? नॉन पॉइजनस मैटर से डिकम्पोज हो रहे हैं, मतलब जो डिकम्पोज होने पे हमें क्या पहुंचा नहीं रहे, हमें नुकसान नहीं पहुंचा रहे, दैट इज कॉल्ड द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ठीक है, वो क्या कहलाएंगे? आपके बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहलाएंगे। तो देखिए दीज काइंड्स ऑफ, इस प्रकार के जो वेस्ट होते हैं, दीज काइंड ऑफ वेस्ट आर जनरेटेड। देखिए आज का टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है,
बहुत अच्छी चीज़ें मैंने काफ़ी मेहनत की है कि सॉर्ट आउट किया है, कुछ लिखा है, कुछ कॉपी पेस्ट किया है, तो मतलब कुल मिला के मैं आपको हर तरफ से हर चीज़ एक साथ यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो इस वीडियो को लास्ट तक तो आपको देखना ही है, क्योंकि इस वीडियो में बहुत कुछ है। अगर मैं आपसे कहना चाहूँ, ये देखिए, ई वेस्ट है, ई वेस्ट में पूरा जो आपका इशू है, पूरा कैसे क्या है, कहाँ पे अभी चल रहा है फिलहाल, ठीक है, उसमें क्या क्या डिफरेंसेज हैं, क्या क्या नई नई चीज़ें, वो सब इंक्लूड किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दीज काइंड ऑफ वेस्ट आर जनरेटेड फ्रॉम द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। कहाँ से जनरेट हो सकता है? इंडस्ट्रीज से, डेयरी से, टेक्सटाइल से, मिल से, और क्या है, स्लाटर हाउस से, ठीक है, ईटी से। अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो पेपर हो सकता है, लेदर हो सकता है, वूल हो सकता है, एनिमल्स हो सकते हैं, बोन्स हो सकते हैं। उसके बाद अगर हिंदी में बात की जाए सर, वे औद्योगिक अपशिष्ट जो कुछ सूक्ष्म जीवों की क्रिया द्वारा गैर जहरीले पदार्थ, मतलब जो आपके लिए जहरीले ना हो, में विघटित हो सकते हैं, वो जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट, बायोडिग्रेडेबल को बोलते हैं निम्नीकरणीय अपशिष्ट। इस प्रकार के अपशिष्ट खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों, डेयरी, कपड़ा मिलों, कूचड़ बूचड़ खानों आदि से उत्पन्न होते हैं। उदाहरण के तौर पे कागज हो गया, चमड़ा हो गया, ऊन हो गया, जानवरों की हड्डियां हो गई, गेहूं हो गया, आदि हो गया। बात करते हैं दियर ट्रीटमेंट प्रोसेस इंक्लूड द कंबसन। इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं उनको हम कैसे ट्रीटमेंट करते हैं? तो इसमें कह रहा है दियर ट्रीटमेंट प्रोसेस इंक्लूडेड कंबसन, कंपोस्टिंग, गैसिफिकेशन एंड बायोमेथिनेशन। इट मीन्स सर, उन उपचार के लिए आप दहन क्रिया कर सकते हैं, खाद प्रक्रिया कर सकते हैं, गैसीयकरण कर सकते हैं, और जाए मेथिनेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, मेथिनेशन वाला मेथेन का यूज करते हुए आप उसमें क्या कर सकते हैं, उसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं। चलिए, दूसरा पार्ट आपका आता है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो जस्ट उसका अपोजिट कह लीजिए कि सर विच टाइप ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट विच कैन नॉट बी डिकम्पोज इनटू द नॉन पॉइजनस सब्सटेंस। मतलब जो एक गैर जहरीले पदार्थ में ना होकर सीधे जहरीले पदार्थ में हो जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं आपके? मतलब जस्ट अपोजिट। आप सीधे सीधे कैन की जगह कैन नॉट यूज कर दीजिए। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँ कि कैन की जगह आप सीधे कैन नॉट यूज कर दीजिए। कह रहा है ना नॉन पॉइजनस सब्सटेंस, और कैन नॉट भी यूज कर दिया तो मतलब नहीं हो गया। इट मीन कि सर those industries waste which cannot be decomposed into the non-poisonous substance are known as non-biodegradable waste. This type of waste just like a plastic, fly ash, मतलब कुल मिला के जिन्हें एक प्रकार से ये जो मैंने ट्रीटमेंट बताए थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कंबसन करके, कंपोस्टिंग करके, या आप जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना ऊपर, ये देखिए खाद गैसीकरण, गैसिफिकेशन, बायोमेथिनेशन, इसको द्वारा अगर आप उसको डिकम्पोज किए दे रहे हैं तो ठीक है, बायोडिग्रेडेबल, अदरवाइज नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो आप बताइए क्या प्लास्टिक को कर सकते? नहीं कर सकते। फ्लाई ऐश हो गया, सिंथेटिक फाइबर हो गया, जिप्सम हो गया, सिल्वर हो गया, फॉइल हो गया, ये सब आपके ऐसे वेस्ट हैं जिन्हें आप किसी भी हाल में डिकम्पोज नहीं कर सकते। मतलब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे प्लास्टिक हो गया, फ्लाई ऐश हो गया, सिंथेटिक फाइबर्स हो गया, जिप्सम हो गया, सिल्वर हो गया, फॉइल हो गया, ग्लास हो गया, और ऑब्जेक्ट्स हो गए, और रेडियो एक्टिव वेस्ट। ये सब क्या होते हैं आपके? नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसे ही दो तीन ठो दे देगा एग्जाम्पल, और पूछ लेगा कि बताओ ये कौन से वेस्ट हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं कि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं। तो आपको यहाँ पे इसे लर्न करना पड़ेगा। मैंने हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया, वे औद्योगिक अपशिष्ट जिन्हें गैर विषैले पदार्थों में विघटित नहीं किया जा सकता, गैर बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट कहलाते हैं। ठीक, उदाहरण के तौर पे आप प्लास्टिक ले सकते हैं, फ्लाई या सिंथेटिक रबर, मैंने आपको ऊपर ही बता दिया है। ठीक है, अगर बात की जाए इसके आगे तो इट इज एस्टिमेटेड अबाउट 10 to 12%। 10 to 12% क्या होता है? परसेंटेज ऑफ द टोटल इंडस्ट्रियल वेस्ट आर नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड हजार्डस। ये भैया आपकी लाइन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है कि सर 10 से 10% से 15% तक के जो आपके इंडस्ट्रियल वेस्ट होते हैं वो क्या कहलाते हैं आपके? डेट इज कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल और हैजार्डस वेस्ट होते हैं। ठीक है, याद रखना आपके 10 से 15% के जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल और क्या होते हैं, साथ ही साथ हैजार्डस होते हैं। ठीक है, वेस्ट। द सीमेंट, देखिए अगला पॉइंट है, की पॉइंट है ये। द सीमेंट इंडस्ट्री यूजेज द स्लैग एंड फ्लाई एश टू जनरेटेड एज वेस्ट। तो बेटा पहला पॉइंट यहाँ से मिल गया आपको, जो आपको लर्न करना है वो क्या है? फ्लाई एश। स्लैग और फ्लाई ऐश आपको क्या करना है? लर्न करना है। एक मिनट में डाउन करता हूँ थोड़ा। तो यहाँ पे साफ साफ कह रहा है कि एक मिनट कहाँ गया, हाँ, द सीमेंट इंडस्ट्री यूजेज अ स्लैग एंड फ्लाई ऐश जनरेटेड एज वेस्ट बाय स्टील इंडस्ट्री। तो आपको याद रखना आंसर कि अगर सर स्टील इंडस्ट्री से या सीमेंट इंडस्ट्री से क्या यूज होती है?
क्या यूज होता है, एज ए जनरेटेड होता है, जो कि वेस्ट किस फॉर्म में जनरेट होता है, एक स्लैग के फॉर्म में, एक फ्लाई ऐश, किस फॉर्म में, स्लैग और फ्लाई ऐश। सीमेंट इंडस्ट्री में सर जो वेस्ट जनरेट होता है बाय स्टील इंडस्ट्री के द्वारा, वो किस में होता है आपका, स्लैग और फ्लाई ऐश, जिसे हम क्या कहते हैं, बाय स्टील इंडस्ट्री। एंड लैंड फिल इंसिनरेशन आर द अदर मेथड विच इज बीइंग रिस्टोर्ड फॉर द हैजार्डस वेस्ट। इसके अलावा क्या होते हैं आपके जो लैंड फिल जो इंसिनरेशन प्रोसेस होता है, मैं अभी आगे आपको बताऊंगा वो कैसे होता है। तो उसमें क्या होते हैं, रिस्टोर्ड होते हैं। जैसे क्या है, मैंने हिंदी में भी लिखवाया है कि अनुमान है कि लगभग 10 से 15% कुल औद्योगिक कचरे का प्रतिशत गैर बायोडिग्रेडेबल और खतरनाक होता है। ओके। सीमेंट उद्योग इस्पात उद्योगों द्वारा अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न स्लैग और फ्लाई ऐश का उपयोग किया जाता है। मतलब आपको याद रखना है कि जो सीमेंट इंडस्ट्री होती है उसमें जो आपका वेस्ट निकलता है वो स्लैग और फ्लाई ऐश के फॉर्म में निकलता है। कह रहा है खतरनाक कचरे के लिए लैंडफिल और भस्मीकरण अन्य तरीकों का यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये था बेटा आपका पूरा इंडस्ट्रियल वेस्ट का फॉर्मेट क्या पढ़ा। तो ये आप लोग अच्छे से तैयार कर लें। एक बार देखिए ये थ्योरी, इसे आपको एक बार और लर्न कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। अब चलते हैं जो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो ई वेस्ट। ये बहुत बड़ा मुद्दा है इस समय, ई वेस्ट। तो पहले डिफिनीशन पढ़ते हैं अच्छे से, क्या कह रहा है ई वेस्ट में। तो ई वेस्ट क्या कह रहा है आपसे, ई वेस्ट का मीन्स क्या होता है। सबसे पहले ई वेस्ट के मीन्स होता है आपका, यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। सबसे पहला क्वेश्चन तो यहीं से पूछ लेते हैं। ई वेस्ट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ना कि इलेक्ट्रिकल वगैरह। आपको याद रखना है कि ई वेस्ट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इज डिस्कार्डेड इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। आप याद रखेंगे बेटा, अगर कभी इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल एक साथ आ जाते हैं वेस्ट में, तो आप कभी भी इलेक्ट्रिकल मत लगाइएगा, हमेशा इलेक्ट्रॉनिक ही लगाइएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड द डिवाइसेज विच यूज द इलेक्ट्रॉनिक दैट आर इंटेंडेड फॉर द रीयूज, salvage and resale, disposal or recycling are also referred as a e-waste. Informal या unorganized processing of e-waste particularly in developing nation। क्योंकि जो आपका ई वेस्ट है ये कहीं ना कहीं आपका अनऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस के द्वारा क्या कर रहा है, आपके किसी भी नेशन को डेवलप करने में क्या कर रहा है, एडवर्सली इफेक्ट पड़ रहा है। और साथ ही साथ क्या पड़ रहा है, एडवर्सली इफेक्ट डाल रहा है ह्यूमन बॉडी में, एंड आल्सो काजेज द पॉल्यूशन ऑफ द एनवायरनमेंट। क्योंकि इनफॉर्मल तरीके से ये क्या हो रहा है, यूज हो रहा है किस कंपनी में, किस नेशन में, जहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज है। अपना इंडिया भी ले लो। अगर हिंदी में बात की जाए, ई कचरा क्या है कि सर इलेक्ट्रॉनिक कचरे को इलेक्ट्रॉनिक या बिजली के उपकरण और उपकरणों को फेंक दिया जाता है। उपयोग किए गए ये इलेक्ट्रॉनिक्स को जब पुनः उपयोग या बचाव या पुनः विक्रिय, निपाटन या पुनः चक्रण के लिए अभिप्रेत किया जाता है, तो उन्हें ई कचरा भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, जो दोबारा रिसाइकिल करके हम लोग यूज करते हैं वो भी ई कचरे के रूप में ही वेस्ट आता है। ठीक है, जो विशेषकर विकासशील देशों में ई कचरे का अनौपचारिक, मैंने कहा ना इलीगल, अनौपचारिक या असंगठित प्रसंस्करण मानव स्वास्थ्य और प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है, और ये पर्यावरण के प्रदूषण का भी कारण बन सकता है। ठीक है, चलिए अब इसमें कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसे हमें कैरी करते जाना है। देखिए अगला पॉइंट कह रहा है, आल्सो द एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेटिक चेंज मिनिस्ट्री हैज अनाउंस्ड द ई वेस्ट। देखिए मैंने ऑलरेडी, मैं ज़्यादा नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि थोड़ा स्क्रीन छोटी है, बट मैंने ऑलरेडी कलर कर दिया है कि जो आपके की पॉइंट्स है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप उसे अंडरलाइन कर सकते हैं। तो कह रहा है द चेंज मिनिस्ट्री हैज अनाउंस्ड, जो आपकी क्लाइमेट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट मिनिस्ट्री है, उन्होंने अनाउंस किया कि द ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016। उन्होंने एक रूल बनाया जो किस पे बेस्ड है, ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016। इस रूल के अलावा द न्यू रूल्स इज रिड्यूस बाय अर्लियर वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग रूल 2011। एक रूल 2011 में मिला था जिसको अर्लियर रिप्लेस किया गया है आपका ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016। ठीक है, ये हिंदी से वही चीज दी है आपको। अब देखिए अगला पॉइंट कह रहा है, इन इट वाज अनाउंस्ड, कब अनाउंस्ड हुआ, इन मार्च 2021 न्यू दिल्ली वुड बी ई वेस्ट मैनेजमेंट पार्क। तो क्या हुआ, मार्च 21। तो आपको याद रखना है कि जो मार्च 21 है उसमें आपको क्या है, एक पार्क बनाया गया है जो ई वेस्ट पे बेस है। क्या बेस्ड है, ई वेस्ट। तो ये आपका एक पॉइंट बनता है। पार्क फॉर द सेफ एंड साइंटिफिक डिस्पोजल ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स सच एज द अप्लायंस एंड द ई व्हीकल बैटरीज। तो किसके लिए है, मीन्सली जैसे आपके इलेक्ट्रॉनिक कोई प्रोडक्ट हो सकता है, और जो आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो बैटरी है उसके लिए एक पार्क, ई वेस्ट मैनेजमेंट पार्क बनाया गया, जो कि कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। कब अनाउंस किया गया, मार्च 2021 में। ओके, क्लियर।
वही चीज हिंदी से लिख दी है। मार्च 2000 में घोषित किया इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों जैसे उपकरणों और ई वाहन बैटरियों के सुरक्षित और वैज्ञानिक निपाटन के लिए ई कचरा प्रबंधन पार्क बनाएगी। उसको अनाउंस किया, अभी बना नहीं है, ठीक है। देखो नेक्स्ट पॉइंट, इन इंडिया द फिफ्थ लार्जेस्ट ई वेस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। ये इंडिया पूरे विश्व में 5वें नंबर में सबसे ज्यादा ई वेस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री हो गई है। As parents should know, the e-waste is a term used for those electronic products which are near to the end of their useful life, जो कि हमारे दैनिक जीवन की यूजफुल लाइफ को क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा ई कचरा उत्पादक देश बन गया। उम्मीदवारों को पता होना चाहिए कि ई कचरा उन इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के लिए इस्तेमाल में किया जाने वाला वह शब्द है जो उनके उपयोगी जीवन के लिए अंत के करीब है, अगर इसके अकॉर्डिंग जाया जाए, ठीक है। तो कुल मिला के समझने का मतलब आपको यहाँ पे जो की पॉइंट याद रखना है कि सर जो इंडिया है अपना ई वेस्ट के फॉर्म में 5वें नंबर पे आता है, बस ये समझना है आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी तो आप नॉलेज ले। एग्जाम्पल की बात करें ई वेस्ट में, जैसे कंप्यूटर, टेलीविजन, वीसीआर, स्टोरेज, कॉपियर्स मशीन, फोटोकॉपी मशीन, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। नेक्स्ट है आपका ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल इन इंडिया। देखिए क्या क्या रूल है, जरा पढ़ेंगे। क्या कह रहा है, द इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेटिक चेंज मिनिस्ट्री MOEF एंड CC, ठीक है, क्लाइमेट चेंजिंग, ठीक है, हैव अनाउंस्ड द ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016। मैंने ऊपर बताया दीज न्यू रूल रिप्लेस बाई, ये तो सेम है, वही चीज रिपीट हो गई है। देखिए द रूल मेक्स द स्ट्रिक्टर नॉर्म्स एंड द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट्स इंक्रीज द कमिटमेंट टुवर्ड द इन्वायरमेंट गवर्नेंस, ठीक है। यह नियम सख्त मापदंडों से बनाते जो पर्यावरण शासन के प्रति सरकार की बढ़ती प्रतिबद्धता का एक हिस्सा है। नेक्स्ट, हाईलाइट द न्यू ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। देखिए कुछ आपके अपशिष्ट प्रबंधन के कुछ विशेष बिंदु यहाँ पे बताए गए हैं। तो इंक्लूड द CFL का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प्स एज वेल एज अदर लैम्प्स विद मरकरी एंड सिमिलर इक्विपमेंट। तो आप याद कर सकते हैं कि CFL का कभी कभार फुल फॉर्म ही पूछ लेता है, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प, ठीक है, हिंदी में दिया है। द रूल्स फॉर द फर्स्ट टाइम ब्रिंग द प्रोड्यूसर अंडर। देखिए बेटा हिंदी वाले ये ना सोचें कि सर हटा देते हैं, वही चीज़ मैं हिंदी में जब एक्सप्लेन कर देता हूँ तो मुझे हिंदी में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए। देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, द रूल्स फॉर द फर्स्ट टाइम ब्रिंग द प्रोड्यूसर अंडर द एम्बेड फॉर द एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन EPR टुगेदर विद द टारगेट। पहली बार नियम उत्पादकों को लक्ष्य के साथ विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व और EPR के दायरे में लाते हैं। आज के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। हो सकता है कि जब आप मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ तो आपके ऐसा लग रहा होगा कि सर क्या ही पढ़ा रहे हैं, क्या है मतलब इसका। तो एक बार बस सुन लोगे तो दिमाग में बैठा रहेगा कि हाँ कुछ ऐसा पढ़ा था। प्रोड्यूसर हैव बीन मेड द अकाउंटेबल फॉर ई वेस्ट। श्योर है कि बेटा आप लोग अगर इसे बुक से पढ़ेंगे तो कभी नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बोरियत होती है। कलेक्शन एंड ई वेस्ट एक्सचेंजेस एज वेल, ठीक है। देखिए एडिशनल स्टॉक होल्डर, अच्छा देखो इसमें और भी एडिशनल स्टॉक होल्डर के फॉर्म में जैसे मैन्युफैक्चरर वाले आ जाते हैं, डीलर्स आ जाते हैं, रिफैब्रिसर्स हो जाते हैं। इसीलिए बेटा एक वर्ड यूज हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। आप कभी जो आप ऑनलाइन यूज करते हैं उसमें, तो इसमें आपने देखा होगा कि रिफैब्रिस्ड मोबाइल वगैरह मिलते हैं, टैब वगैरह मिलते हैं, तो वो वही चीज़ होते हैं कि जो ई वेस्ट एक बार जैसे मोबाइल या टैब या लैपी खराब हो जाता है तो कंपनी क्या करती है, कंपनी उसको दोबारा सही करके और उसे दोबारा रिफैब्रिस्ड वाले जोन में डाल देती है, रिफर्बिस्ड वाले जोन में डाल देती है, जहाँ पे आप देखे होंगे कि लिखा होता है लाइक एज सुपर। तो वहाँ से क्या होता है, परचेज कर लेता है कम रेट में वही चीज़ दोबारा। तो इससे क्या होता है कि जब आप कंज्यूम करते हैं तो हमें वो नया नहीं बनाना पड़ा। तो इससे एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि ई वेस्ट को हम थोड़ा कम कर रहे हैं। रिफर्बिश्ड एंड द प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उसके बाद संगठन की बात की जाए, कुछ आपके यहाँ पे कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप एंड अदर मर्करी कंटेनिंग लैंप हैव बीन द ब्रॉट अंडर द प्रीव्यू ऑफ द रूल, ठीक है। तो आपके इस रूल के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा क्या होता है, FCL आ जाता है, CFL आ जाते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। इसके बाद जो मेन चीज़ें यहाँ पे देखिए, ई अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के मुख्य बिंदु, जो अभी नया रूल आया, द लोकल बॉडीज विद द पॉपुलेशन ऑफ 1 लाख और एबव, जहाँ की लोकल बॉडी की पॉपुलेशन 1 लाख या उससे अधिक है, वर सपोज्ड टू एस्टेब्लिश द सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटीज विद इन 2 ईयर।
तो वहाँ पे क्या प्रोवाइड करानी चाहिए या बनानी जानी चाहिए, स्ट्री सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटी इन 2 ईयर। सेंसस टाउन द बिलो 1 लाख, जो 1 लाख से कम है, वुड बी गिवन द 3 ईयर टू स्टेब्लिश द सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटीज। भैया इसको ना आप लोग कर लो नोट, ये कि अगर लोकल बॉडीज हैं जहाँ की पॉपुलेशन 1 लाख से ज़्यादा है, तो वहाँ कितने साल में, उसने कहा है विद इन 2 ईयर, 2 ईयर में आपको सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटीज उपलब्ध करानी है। और साथ ही साथ उसके बाद जिनका क्या है, जिनकी क्या है 1 लाख से कम है, जो क्या है 1 लाख से कम है, उनको लिए कितना टाइम दिया गया, 3 ईयर। 3 ईयर में आपको सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करानी है। ओके, ये दोनों की पॉइंट है, आपको याद रखने हैं। यही चीज हिंदी से लिखा है कि सर अगर 1 लाख से अधिक आबादी है तो 2 साल के भीतर ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाएं स्थापना कराई जानी चाहिए, और अगर 1 लाख से कम है जनगणना वाले शहरों में ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाएं स्थापित करने के लिए 3 साल का समय देना चाहिए, 3 साल का समय देना चाहिए। ठीक है, ये की old and discarded dump cities would have to shut down and remedied within 5 ईयर। सर पुराने और छोड़े गए डंप साइटों में 5 साल के भीतर बंद और जैव उपचार कराना चाहिए। ठीक है, तो मान लो जैसे कभी कभी कुछ फैक्ट्रियाँ होती हैं जो बंद हो जाती हैं, तो वही कह रहा है कि जो बंद हो जाती है, जो डंप कर दी जाती है, उन्हें हर 5 साल में उसमें आपका मैनेजमेंट करना चाहिए, उसे सफाई करवानी चाहिए, ताकि हमारा यह ई वेस्ट वाला फॉर्मेशन ना हो पाए। साथ ही साथ द रूल्स ऑन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हैव बीन अमेंडेड इन आफ्टर 16 ईयर। तो क्या हुआ, जो ठोस कचरा प्रबंधन नियम में 16 साल बाद संशोधन किया गया है। ए भी बेटा आपका की पॉइंट है, कितने साल बाद संशोधन किया गया, 16 ईयर, ये आपको याद रखना, 16 ईयर, ये 16 साल बाद आपके जो कचरा प्रबंधन नियम है उसमें चेंज लाया गया। उसके बाद नेक्स्ट, द गार्बेज मैनेजमेंट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द म्यूनिसिपल बॉडीज एंड दे वुड हैव टू राइट टू चार्ज यूजर फीस एंड लेवी स्पॉट फाइन्स फॉर लिटरिंग एंड द नॉन सेग्रीगेशन। इट मीन दैट, ये थ्योरी है, कुछ नहीं है, कि जैसे सर गार्बेज मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी म्यूनसिपल बॉडी के थ्रू कि वे राइट टू चार्ज, वो चार्ज करेगा, हर पार्ट में फीस लेगा, और नॉन सेग्रीगेशन उसे डिवाइड नहीं करेगा लिटरिंग। The transition period of the 2 and 5 year would have to place beyond the which fines would be imposed as per the country's environment minister। कचरा प्रबंधन की जिम्मेदारी नगर निकायों की होती है, उन्हें उपयोगकर्ता शुल्क लेने और कूड़े और गैर पृथक्करण करने के लिए स्पॉट जुर्माना लगाने का अधिकार होगा। ठीक है, 2 से 5 साल के संक्रमण अवधि में जिसके बाद देश के पर्यावरण मंत्री के अनुसार जुर्माना लगाया जाएगा। ठीक है, ये चीज उन्होंने बताया। अगला भैया इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड रिपोर्ट, भैया ये सबसे ज़्यादा जरूरी है आपके पॉइंट। पहला पॉइंट क्या है, म्यूनसिपल अथॉरिटी अंटिल 2013 and 14 we have to establish only 553 compost and वर्मी कंपोस्ट प्लांट, 56 बायोमेथिनेशन प्लांट्स एंड 22 रिफ्यूज ड्राइव्ड फ्यूल प्लांट्स। ठीक है, याद रखना है कि 553 कंपोस्ट हैं वर्मी कंपोस्ट के रूप में, कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट के 56 आपके बायोमेथिनाइजेशन प्लांट है, और 22 रिफ्यूज ड्राइव्ड प्लांट है इन इंडिया। ठीक है, एंड 12 वेस्ट टू एनर्जी प्लांट है। तो ये सब आप, ये जो नंबर हैं आपको याद रखने, एक बार आप इससे पढ़िएगा, अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है, इसी को मैंने हिंदी में भी प्रोवाइड करा दिया, जो बच्चे हिंदी में पढ़ना चाहते हैं हिंदी में पढ़ लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, बाय 2031 द म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज सपोज टू राइज टू 165 मिलियन टन सॉलिड वेस्ट एंड इट unprocessed would require 1240 हेक्टेयर ऑफ लैंड पर डिस्पोजल। मतलब आप इन म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट के अनुसार कहना मतलब है कि 2031 तक जो म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट होगा 165 मिलियन टन हो जाएगा, जिसको डंप करने के या डिस्पोजल करने के लिए हमें 1240 हेक्टेयर मीन्स 1240 इंटू 10 की पावर 4 मीटर स्क्वायर एरिया हमें चाहिए होगा। ठीक है, मतलब क्या होगा, 2021 तक नगर पालिका ठोस कचरे के 165 मिलियन टन तक बढ़ने का अनुमान है। यदि असंदिग्ध किया जाता है तो निपटान के लिए 1240 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता होगी, और यहाँ रहने के लिए भूमि दिक्कत हो रही है, तो वह कचरा के लिए कहाँ से मिलेगी। ठीक है, तो ये भी बहुत बड़ी समस्या है। देखिए
अगला पॉइंट कह रहा है अप्रोक्सीमेटली 62 मिलियन टन ऑफ वेस्ट इज जनरेटेड एनुअली इन इंडिया। सबसे मेन इंपॉर्टेंट की कि सर हमारे भारत में 62 मिलियन टन वेस्ट जनरेट होता है, फॉर विच ओनली 11.9 मिलियन आर ट्रीटेड, जिसमें से मात्र अकॉर्डिंग टू मतलब 11.9 या 12 मिलियन ही 12 मिलियन आर ट्रीटेड एंड अराउंड हाफ, ठीक है, इसका हाफ, एंड 31 मिलियन टन आर डम्प्ड इनटू द लैंडफिल, मतलब 12 मिलियन ट्रीट कर दिया जाता है ट्रीटमेंट के थ्रू, अराउंड हाफ इसके आधे, और 31 मिलियन जो टन होता है वो डंप्ड कर दिया जाता है लैंडफिल साइट्स में। ठीक है भाई जी, कि भारत में सालाना 62 मिलियन टन कचरा उत्पन्न होता है, जिसमें से 11.9 मिलियन का उपचार किया जाता है और लगभग आधा यानी 31 मिलियन टन लैंडफिल साइटों में डंप कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए भैया, यहाँ तक के ये मेनली टॉपिक था जो कि आपका यहाँ पे फिनिश हो गया है। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इससे रिलेटेड। आज के क्वेश्चन बहुत बढ़िया हैं और काफ़ी स्टूडेंट ने कहा कि सर क्वेश्चन नंबर आप बढ़ा दीजिए। तो बेटा जैसे टॉपिक होंगे वैसे क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे और साथ में एक साथ क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम कौन कौन कर पा रहा है क्वेश्चन। हो सकते हैं कुछ क्वेश्चन टॉपिक से रिलेटेड हो गए और कुछ क्वेश्चन मैं जानबूझ के टॉपिक के बाहर इसलिए रखता हूँ ताकि मान लीजिए जो हमने टॉपिक कवर नहीं किया उसे क्वेश्चन के माध्यम से हम उसे कवर कर लेंगे। जिसमें से पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस अ फ्लाई एश, निम्नलिखित में कौन फ्लाई एश का प्रोड्यूशन करता है। तो स्टीम, देखिए बेटा हिंदी नहीं लिया मैं, ये ऑप्शन बहुत ही सिंपल है, इसे आप हिंदी में पढ़ सकते हैं, मैंने बस लिख दिया क्वेश्चन को हिंदी में। स्टीम पावर प्लांट प्रोड्यूस करता है, थर्मल पावर प्लांट, स्टील पावर प्लांट और न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, ए बी सी डी। तो इसका जो राइट आंसर होगा अकॉर्डिंग टू मी थर्मल पावर प्लांट होगा। क्या होगा, थर्मल पावर प्लांट। देखिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो आपको याद रखना है कि सर जो फ्लाई ऐश प्रोड्यूस करते हैं वो थर्मल पावर प्लांट कहलाते हैं, जो मैंने वहाँ पे लिखवाया था ना फ्लाई ऐश, और क्या प्रोड्यूस करते हैं, स्लैग, सीमेंट इंडस्ट्री वगैरह, ठीक है उसमें। तो इसमें क्या आंसर, इसका आंसर है थर्मल पावर प्लांट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। कह रहा है पिक द मेथड ऑफ द एम्प्लॉय डिस्ट्रॉइंग द लार्ज अमाउंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, बड़ी मात्रा में औद्योगिक कचरे को नष्ट करने के लिए नियोजित विधि का चयन करिए। पहला क्या है, बर्निंग देम अलोंग विद द गार्बेज इन ओपन प्लेस, मतलब देखो गार्बेज को ओपन प्लेस मतलब खुले स्थान में जलाना, उसके साथ डंपिंग विद द लैंडफिल या उसको जमीन के अंदर डंप कर देना, ट्रांसफेरिंग देम टू अदर इंडस्ट्री, दूसरे इंडस्ट्री में ट्रांसफर कर देना, या कंट्रोल इंसिनरेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कंट्रोल इंसिनरेशन। अभी मैं पढ़ाऊंगा ये क्या होता है इंसिनरेशन सॉरी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इंसिनरेशन। मतलब जो आप मान लीजिए जो लार्ज अमाउंट में जो इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय किए जाते हैं वेस्ट में, वो क्या होता है, इंसिनरेशन के द्वारा किया जाता है। ये भी एक कन्वेंशन का प्रोसेस ही है मगर थोड़ा डिफरेंट होता है। विच ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आप इन क्वेश्चनों को ना बढ़िया पॉज करके करिए, ठीक है। आंसर तो मैं आपको प्रोवाइड करा ही रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन को लिख भी सकते हैं एक साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर ट्रू इन ई वेस्ट, सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज आर काजेज ऑफ ई वेस्ट, का कारण कौन कौन हो सकता है। लेड हो सकता है, कैडमियम हो सकता है, बेरिलियम और द क्रोमिन ब्रोमिनेट्स या फ्लेम रिटार्डेंट। तो अगर कैडमियम और लेड है तो ऑलरेडी ये दोनों ही होते हैं, तो ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। बहुत ही सिंपल है, इसमें तो कोई दिमाग नहीं लगाना। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग आर द मेन कंट्रीब्यूटर्स ई वेस्ट, 15 नंबर ऑफ क्वेश्चन है, परेशान न होइएगा, 15 से ज़्यादा नहीं है। ई वेस्ट ऑफ द वर्ल्ड दुनिया में कचरे का मुख्य योगदानकर्ता कौन है। रेफ्रिजरेटर होते हैं, फ्रीजर होते हैं, वॉशिंग मशीन होते हैं, कि स्मॉल हाउस होल्ड अप्लायंसेस होते हैं जैसे कि टोस्टर्स हो गए, कॉफ़ी मेकर्स हो गए, आयरन हो गए, या पर्सनल कंप्यूटर, टेलीफोन, मोबाइल फोन्स, लैपटॉप, प्रिंटर, स्कैनर एंड फोटोकॉपीज, गैस सिलेंडर, चिमनी होम। तो अकॉर्डिंग टू दिस हमें या तो फर्स्ट या थर्ड, अब देखिए इसमें आई थिंक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो देखिए आपको बताना पड़ेगा। देखिए आप पहले देख रहे हो रेफ्रिजरेटर, आपके ई वेस्ट से रिलेटेड, ओके। स्मॉल हाउस होल्ड अप्लायंस, इसमें भी आपके क्या आयरन वगैरह, टोस्टर, जो आपके ई वेस्ट से। तीसरा क्या है, पर्सनल का जो भी आपका देखिए प्रिंटर, सब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं वो सब आपके ई वेस्ट हैं। अगर यहाँ पे देखिए फोर्थ नंबर गैस सिलेंडर, ये भी नहीं इलेक्ट्रॉनिक है, ना चिमनी इलेक्ट्रॉनिक है, ना होम अप्लायंस सॉरी। तो ये सब क्या हो जाएंगे, आपके इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में नहीं आएंगे। तो आपके जो मेनली क्या होंगे, ये आपके तीन, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो आपका जो राइट आंसर होना चाहिए वो ओनली 1 2 3 होने चाहिए। अब देख लेते हैं, देखिए पहला आंसर इज राइट, तो आपके ये तीन होंगे, ठीक है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने आज इस टाइप का क्वेश्चन आपको रखा है ताकि आप ये ना सोचे कि सिंगल क्वेश्चन आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे मगर सिंगल आंसर होंगे, ठीक है ऐसे। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं।
क्वेश्चन है विच टॉक्सिक कंपाउंड इज नॉट फाउंड इन ई वेस्ट। ई वेस्ट में क्या नहीं पाया जाता? मरकरी होता, कैडमियम होता, नियॉन होता, लेड होता, क्या नहीं होता इसमें? बताइए इसका आंसर क्या होगा? मेरे हिसाब से लेड, नहीं नहीं सॉरी नियॉन। तो देखिए, अच्छा नहीं मैं पूछ रहा, सॉरी नॉट फाउंड। तो ई वेस्ट में मरकरी आता है आपका, कैडमियम भी आ जाता है, लेड भी आ जाता है, मगर नियॉन नहीं होगा। नियॉन क्योंकि गैस के फॉर्म में होते काहे को आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर नियॉन हो गया। कह रहा विच कंट्री प्रोड्यूस द मोस्ट ई वेस्ट पर ईयर। ध्यान देना बेटा, कुछ लोग इसमें गलती जरूर करेंगे। कौन सा देश प्रतिवर्ष सबसे अधिक ई कचरा पैदा करता है? इसमें इंडिया, चाइना, यूएसए, फ्रांस। बताइए इसका आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? इंडिया होगा कि चाइना होगा कि यूएसए होगा कि फ्रांस होगा? देखिए कुछ लोग इसको यूएसए सोच रहे होंगे कि बीच में अभी यूएसए हो गया, तो बट ये अभी गलत हो गया। अभी पहले नंबर में जो है वो है आपका चाइना। चाइना है मार्च 2021 के अकॉर्डिंग। ओके चलिए, तो यही चीज थी, इसका आंसर चाइना हो जाएगा जो सबसे ज्यादा ई कचरा प्रोड्यूस कराता है। ये देखिए बी ऑप्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द। देखिए इसे बिल्कुल इंटरेस्ट लेके पढ़िए, अच्छा लगेगा। इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना साथ में तो और अच्छा लगता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेटेड टू ई वेस्ट। निम्नलिखित में से कौन सी ई कचड़े से संबंधित सही है? पहला, ई वेस्ट इज द पॉपुलर इनफॉर्मल नेम एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स नियरिंग द एंड ऑफ दियर यूजफुल लाइफ। ठीक है, सही है। कंप्यूटर, टेलीविजन, वीसीआर, ये सब तो भैया इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के ही पार्ट है। तो अकॉर्डिंग टू मी द फर्स्ट इज आल्सो करेक्ट एंड बी इज आल्सो करेक्ट। सो ओवरऑल द राइट आंसर इज बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए सी दिए मीन्स ए एंड बी। तो बहुत ही सिंपल रहा क्वेश्चन। आप जहां भी इलेक्ट्रॉनिक नाम या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या कुछ भी पा जाएंगे आप, वो ई वेस्ट के अंतर्गत ही आ गया। ठीक है, नेक्स्ट में ये देखिए भैया सबसे प्यारा क्वेश्चन, ई वेस्ट इज आल्सो नोन है। देखिए दिए इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, एसेंशियल वेस्ट, यूरोपियन वेस्ट और हाउस होल्ड वेस्ट। कि अगर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट दिए तो सेव, अगर इलेक्ट्रॉनिक और जैसे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट दे दिया, इलेक्ट्रिकल वेस्ट दे दिया और बोथ दे दिया, तो फिर बोथ लगाइएगा। मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट नहीं है, इलेक्ट्रिकल वेस्ट बस दिए है, तो फिर इलेक्ट्रिक वेस्ट लगा दीजिएगा। ठीक है, तो ऐसे करके ऑप्शन डिवाइड कर। तो इसका राइट आंसर ए है आपका इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ई वेस्ट। ई वेस्ट के एग्जाम्पल क्या है? न्यूक्लियर वेस्ट, मेडिकल वेस्ट, टॉक्सिस, ये तो नहीं। प्लास्टिक बैग्स, कार्डबोर्ड बॉक्सेस, कोरेट और कोरेडेड मटेरियल, मेटल्स, कैन, पैकेट्स, बॉक्स, प्लास्टिक बोतल्स, ये सब तो नहीं है। तो आपके अकॉर्डिंग टू हाँ, सेंसर, अलार्म, सिरेंस ऑन टीवी टीसी। तो देखिए बेटा, देखिए इसमें प्लास्टिक बैग आ गए, उसके बाद वहाँ कार्डबोर्ड बॉक्सेस आ गए, कोरोडेड मेथड, तो ये आपके उसमें नहीं आता। आपके जो मेन है इसमें जो ई वेस्ट में आएंगे वो क्या आएंगे? सेंसर्स आएंगे, अलार्म्स आएंगे, सिरेंज आएगा, टीवी आएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज द मोस्ट वाइडली यूज मेथड फॉर ई वेस्ट डिस्पोजल। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, बर्निंग करके, रिसाइलिंग करें, डिस इंटीग्रेशन करके, लैंड फिल करके। आपको अच्छे से पता होगा, अभी मैंने पढ़ाया दो तीन मेथड जिसमें मैंने लैंड फिलिंग वाला मेथड भी आपको बताया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लैंड फिल। क्वेश्चन नंबर 11, द नेम ऑफ सम ऑफ द मोस्ट हैजार्डस लीचेट्स फाउंड इन द लैंडफिल। भूमि भराव के पाए जाने वाले कुछ सबसे खतरनाक निच्छालनों में के नाम बताइए, जो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। क्या होता है? कॉपर ब्रोमीन होगा, मरकरी कैडमियम लेड होगा, कि लिथियम बेरिलियम ब्रोमीन होगा, बोरान फ्लोरेसेंट या हाइड्रोजन होगा। तो बताइए इसका क्या होगा? इसका मेरे ख्याल से बी लगना है। हाँ सही है, तो बी क्या होगा? मरकरी कैडमियम लेड कहीं भी आ जाए वो आग बंद करके सीधे ई वेस्ट पे टिक कर दीजिएगा। ठीक है, ये चलिए क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट आर द एडवर्स इफेक्ट ऑफ मरकरी ऑन हेल्थ। तो बेटा याद रखिएगा, मरकरी और क्या होता है आपका? डैमेज करता है क्या? किडनी और ब्रेन। ये आपके किडनी और ब्रेन को क्या करता है? डैमेज करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी पार्ट, डैमेजेस किडनी एंड ब्रेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्हेन डिड ई वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ द हैंडल रूल 2011 कम इनटू द इफेक्ट। अब देखिए 2016 वाला तो 1 मार्च को था, 1 मार्च 2021 को लाया, 16 वाला लाया गया था जो। ठीक है, मगर 2011 में पूछ रहा है कब हुआ था। तो याद रखेंगे बेटा, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1 मई 2012। क्या होगा? 1 मई 2012 को आपका जो मैनेजमेंट हैंडल रूल्स था 2011 या प्रबंधन नियम जो आया था ई कचड़े में, वो मई 2012 पे आया था। देखिए मई 2012, 1 मई 2012।
क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं बेटा, जुड़े रहिए। विच सिटीज प्रोड्यूसेस द हाईएस्ट ई वेस्ट इन इंडिया? भारत में कौन से शहर में सबसे ज्यादा ई कचरा? देखो दुनिया में तो ठीक है, चाइना में, अगर भारत की बात की जाए, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, विशाखापट्टनम, कोलकाता, पटना, लखनऊ और हैदराबाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई और दिल्ली। आप याद रखेंगे कि जो मुंबई और दिल्ली है वो सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड ई वेस्ट कचरा प्रोड्यूस कराते हैं, ठीक है। तो इसके अच्छा एक क्वेश्चन और है, सॉरी, ये भी देख लेते हैं। द कंपोनेंट बेरिलियम मोस्टली रिलीज फ्रॉम द ई वेस्ट ऑफ, कह रहा है कि जो बेरिलियम होता है वो ई कचड़े में कहाँ से प्रोड्यूस होता है? तो कैथोड रे ट्यूब से, कंप्यूटर प्लेट से, स्विच बोर्ड से, या माइक्रोचिप से। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर स्विच बोर्ड होना चाहिए। क्या है आंसर? सी है, ठीक है। तो इसका आंसर राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्विच बोर्ड। मीन्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? स्विच बोर्ड। ओके, तो ये था आपके 2 टॉपिक यहाँ पे कवर हुए। आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट भी कवर हो गया और साथ में आपका ई वेस्ट वाला भी कवर हो गया है। कल से आपको पेपर फर्स्ट की भी वीडियो प्रोवाइड हो जाएगी, जिसमें हम लोग करंट से रिलेटेड ज़्यादा ही क्वेश्चन रखेंगे और जो आपके बिहार से रिलेटेड इशूज होंगे उन पे ज़्यादा ध्यान देंगे। मॉर्निंग के टाइम रहेगी करंट अफेयर की वीडियो, इवनिंग के टाइम आपको मिल जाएगी ये वीडियो, ठीक है। तो जैसे ही कुछ अच्छा होगा तो हम लाइव भी आएंगे, ऐसा नहीं है, बट अभी श्योर है कि उसके लिए कुछ करना होता है, वो होगा तो लाइव भी आएंगे। बट अभी मैं इस तरह आपके लिए प्रोवाइड करा रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोशिश की जा रही है। अगर आपको कुछ भी मतलब आपके लिए अच्छा हो तो उससे अच्छा क्या हो सकता है। और मोस्टली ये आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। कल हम लोग पढ़ेंगे बेटा, बायोमेडिकल वेस्ट आ जाता है, बायोमेडिकल वेस्ट आ जाएगा, उसके बाद वो जो आपका पहला टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा। तो कल बायोमेडिकल वेस्ट के साथ नए टॉपिक का एक टॉपिक ज्वाइन कर लेंगे और उसे कंप्लीट कर लेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, पसंद आया हो। तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट में मुझे ज़रूर लिखा करिए कि सर आज का लेक्चर कैसा रहा, कैसा समझ में आया कि नहीं आया, कितना आया, ये सब ज़रूर लिखा करिए बेटा, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू।